नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारी जो सीरीज चली थी चंद्रवंश की, हम देख चुके थे रत्नचंद्र तक। ठीक है दोस्तों, तो आज आगे बढ़ाते हैं रत्नचंद्र से। और हम बात करेंगे आज कीर्तिचंद से रुद्रचंद्र तक के शासकों की। ठीक है, तो देखिए रत्नचंद्र जब 1488 में रत्नचंद्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र, जिसका नाम था कीर्तिचंद, कीर्तिचंद क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। और जब कीर्तिचंद गद्दी पे बैठा तो ये कौन से नंबर का राजा था? ये आपका 37वें नंबर का राजा था। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। कीर्तिचंद 1488 से 1503 तक क्या रहा, गद्दी में बैठा। कीर्तिचंद के साथ साथ इसे किराती चंद भी कहा जाता है। अगर आपको किराती चंद नाम देखने को मिले तो कीर्तिचंद किराती चंद दोनों एक ही का नाम है। आगे चलते हैं। देखिए, इसने क्या करा, राजा बनने के बाद इसने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया, काफी अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहां पर है कि डोटी राज्य को काली नदी के तट पर इसने क्या करा, अपने अधीन करा। देखिए पीछे मैंने आप लोगों को बताया था, जब रत्नचंद्र और कीर्तिचंद्र कुंवर हुआ करता था, रत्नचंद्र राजा हुआ करता था, तो डोटी राज्य के साथ संघर्ष हुआ था। डोटी राज्य को उन्होंने कहीं ना कहीं क्या कर दिया था, अपने अधीन करा था। और पीछे हम लोग देख चुके थे पूरी कहानी। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखा है, पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, वो जाकर प्ले लिस्ट में पुराने वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम कड़ीवार क्रम से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, देखिए जब कोई राजा गद्दी में बैठा होता है और वो राजा का देहांत हो जाए और नया राजा कोई बने, तो जो उसके अधीन होते हैं, जो अधीन साम्राज्य होता है, अधीन राज्य जो होते हैं उस राजा के, वो क्या करते हैं, स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोह कर देते हैं। तो जैसे ही रत्नचंद्र की डेथ हुई, रत्नचंद्र मरा, तो जो डोटी राज्य हुआ करता था उसने क्या करा, स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, जब उन्होंने विद्रोह करा तो कीर्तिचंद्र अपनी सेना लेके निकला और काली नदी के तट पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच फिर से एक युद्ध हुआ, और जिसमें कीर्तिचंद्र ने डोटी राज्य को फिर से क्या कर दिया, अपने अधीन कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज जब क्या हुआ, इसने घेरा डाला काली नदी के तट पर, डोटी राज्य को अपने अधीन कर दिया। जब इसने डोटी राज्य के विद्रोह को दबा दिया और उसको अपने अधीन कर दिया, तो इसका मनोबल और ज्यादा बढ़ा। इसने फिर क्या करा, अपने साम्राज्य विस्तार में और ज्यादा क्या करी, प्रसिद्धि प्राप्त करी। इसने 12 मंडल, फिर विशोध, खगमराकोट और स्युनरा, इन 4 राज्यों को भी क्या कर दिया, इसने जीत लिया। और बाराकोट और विशोध में कौन थे, कत्यूरी, कत्यूरी के जो वंशज थे वो राज करा करते थे कहाँ, 12 मंडल और विशोध में। ठीक है, तो कत्यूरों से उनको क्या करा, हराकर 12 मंडल और विशोध ले लिया, खगमराकोट स्युनरा भी जीत लिया। ठीक है, अब आगे इसने अपने सैनिक अभियान को और ज्यादा बढ़ाया और केडोरो बोरारो नामक जगह को उजाड़ दिया। ठीक है, केडोरो बोरारो जगह को उजाड़ा, और जो इसके समर्थक हुआ करते थे काली कुमाऊं के, यानी चंपावत के, अपने समर्थकों को केडारो बोरारो में इसने क्या कर दिया, जाकर बसा दिया। ठीक है, आगे चलिए। देखिए नेक्स्ट सैन्य अभ्यास इसने किया पाली पछाओ का क्षेत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो पाली पछाओ में अब देखिए कौन राज करा करता था, यहां भी कौन थे, कत्यूरियों के वंशज। तो कत्यूरी के वंशज रहा करते थे, राज करा करते थे पाली पछाऊ में। इसने यहाँ पर अटैक किया और यहाँ के जो कत्यूरी वंशज थे उनके साथ क्या करी, एक संधि कर ली। ठीक है, आगे इसने अपने सैन्य अभियान को और बढ़ाया। देखिए पहला पॉइंट हमने बोला था कि क्षेत्र का विस्तार किया, तो देखिए किस प्रकार से अपने क्षेत्र का विस्तार ये कर रहा है। आगे चलकर इसने अटैक किया फालदा कोट पे। ठीक है, अब फालदा कोट पे बात उठती है कि यहाँ पर राज्य कौन कौन राजा था, तो एक खाती राजा हुआ करते थे। कौन, खाती राजा। तो फालदा कोट में जब इसने अटैक किया, आक्रमण किया, तो जो खाती राजा था उसने इसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और इसके साथ क्या करा, युद्ध किया। ठीक है, और इसी फालदा कोट के युद्ध में इस खाती राजा को क्या प्राप्त हुई, वीर गति प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे इसने क्या करा, सैन्य अभ्यास अपना, फिर इसने अटैक किया कोटा कोटाली के क्षेत्र पर, और कोटा कोटाली के क्षेत्र को भी इसने क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या करता गया, तराई भाबर के क्षेत्र में भी इसका राज होते गया। ठीक है, अब मैंने बोला इसका उपनाम क्या है, कुंवर। अब देखिए वैसे तो उपनाम सब राजाओं को कुंवर है, क्योंकि राजा बनने से पहले कुंवर कहा जाता था राजकुमारों को। अब इसका नाम राज कुंवर कैसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि जब रत्नचंद्र राजा था, काफी समय तक वो राजा रहा, तो इसने रत्नचंद्र के अधीन, अब रत्नचंद्र वृद्ध हो गया था, तो राजा तो रत्नचंद्र था, लेकिन कमान कौन संभालता था, कीर्तिचंद्र। ठीक है, तो वहां से कुंवर नाम ज्यादा क्या हुआ इनका, प्रसिद्ध हो गया, कीर्तिचंद्र ज्यादा कुंवर नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसने एक कीर्तिपुर नामक नगर बसाया, कीर्तिपुर शहर बसाया, कहां पर, तराई भाबर में एक जसपुर जगह पड़ती है, आप लोगों को पता होगा। जसपुर के निकट क्या करा इसने, एक कीर्तिपुर शहर भी बसाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। कीर्तिपुर शहर इसने अपने नाम पे बसाया था। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, धीरे धीरे फिर कीर्तिचंद्र भी क्या हुआ,
इसका साम्राज्य भी खत्म होने लगा। और कीर्ति चंद्र के बाद जो राजा आए, इनके विषय में कुछ ज्यादा खास हमें देखने को मिला नहीं, क्योंकि इनके विषय में इनके समय कुछ ज्यादा प्रसिद्ध घटना हुई नहीं। तो हम सिर्फ देख लेते हैं कौन कौन से राजा आए और उनका टाइम पीरियड क्या रहा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपका टाइम पीरियड के हिसाब से क्या कर लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, सीक्वेंस पूछेगा आपसे कि पहले कौन राजा फिर कौन राजा, ठीक है, एक क्रम पूछ लेता है। तो देखिए इसके बाद जो राजा बना, इसके बाद राजा बनता है आपका प्रताप चंद्र। वो बनता है आपका 1503 से लेकर 1517 तक राजा रहा प्रताप चंद्र। और प्रताप चंद्र के विषय में कुछ ज्यादा खास देखने को मिलता है नहीं। इसके विषय में ये रहा कि बस इनके जो कीर्ति चंद्र का पुत्र था, और कीर्ति चंद्र ने जो विशाल साम्राज्य बना लिया था, उसको ही इसकी जिंदगी उसको संभालने में निकल गई, उस साम्राज्य को सुव्यवस्थित ही करता रह गया। अब उसके बाद जो राजा बनता है वो बना ताराचंद्र। इसका टाइम पीरियड 1517 से 1533 तक, ठीक है। मानिक चंद नेक्स्ट, ताराचंद के बाद बना मानिक चंद, 1533 से 1542 तक ये राजा रहा। और इसके बाद राजा बना आपका कल्याण चंद। इसका टाइम पीरियड आप देखिए, इसका टाइम पीरियड है 1542 से 1551 तक। और ये कल्याण चंद्र तृतीय है, कल्याण चंद्र तृतीय। अभी आगे चलकर हम बालो कल्याण चंद्र पढ़ेंगे, वो अलग है और ये अलग है। नेक्स्ट राजा बना आपका पुनी चंद्र कह लीजिए या पूर्ण चंद्र कह लीजिए, दोनों एक ही का नाम है। इसका टाइम पीरियड रहा 1551 से 1555 तक, ठीक है। अब राजा बना इसके बाद कौन, भीष्मचंद्र। और भीष्मचंद्र का टाइम पीरियड हम देखते हैं 1555 से 1560 तक। अब ये भीष्मचंद्र के बाद विषय में आगे देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं जो ये हमने टाइम पीरियड बताया आपका प्रताप चंद्र से भीष्मचंद्र तक का, यहां पर एक घटना जो हमें देखने को मिलती है वो थोड़ा आपका महत्वपूर्ण बन जाती है। ये घटना है आपका खवास खान ने जो आपका कुमाऊं में शरण ली। देखिए हुआ क्या था, इस समय पर दिल्ली सल्तनत में जो राजा बैठा था वो था सूर्यवंशी राजा इस्लाम शाह सूर। इस्लाम शाह सूर आप सबको पता होगा, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया था और सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ के सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो इस्लाम शाह सूर वही शेरशाह सूरी का क्या था, एक वंशज था। तो जो ये खवास खां था, ये इसका कहीं ना कहीं इसका एक अधिकारी हुआ करता था। इस खवास खां ने इस्लाम शाह सूर के प्रति क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करके कहां भाग के आ गया, ये भाग के आ गया उत्तराखंड यानी कुमाऊं में। अब इसने कुमाऊं के राजा के पास क्या ली, शरण ली। जब इस्लाम शाह सूर को पता चला कि खवास खां विद्रोह करके कुमाऊं भाग गया और वहां के राजा से उसने शरण ली है, तो इस्लाम शाह सूर ने यहाँ के राजा के पास एक संदेशा भेजा और इससे बोला कि भैया ये खवास खां को क्या कर दो, मेरे अधीन कर दो, मुझे सौंप दो। लेकिन हमारे यहाँ पर कुमाऊं के राजा की जो है वीरता और साहस का प्रतीक देखने को मिलता है, और कुमाऊं का राजा अपने शरण में आए हुए खवास खां को वापस करने से मना कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब बात ये निकलती है कि इस समय राजा कौन रहा होगा। यहां पर देखिए कुछ अस्पष्टता देखने को मिलती है। इतिहासकारों के अनुसार यह घटना 445 से 454 के बीच की है, क्योंकि इस समय राजा इस्लाम शाह सूर का टाइम पीरियड देखने को मिला है हमको। तो होना हो 445 से 454 के बीच ही घटना हो। तो देखिए यहां पर राजा कौन हो सकता है, या तो इस समय राजा आपका कल्याण चंद्र रहा होगा, या फिर पुनी चंद या पूर्णचंद्र रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चंद वंश के टाइम पे खवास खां ने भी क्या की थी, यहाँ पर शरण ली थी, और चंद राजाओं ने यहाँ पर अपना क्या दिखाई थी, वीरता और साहस का प्रतीक अपना परचम दिया था। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद राजा कौन बना। भीष्मचंद्र के बाद, भीष्मचंद्र के बाद जो राजा बनता है वो बनता है आपका बालो कल्याण चंद। ठीक है, क्या नाम है इसका, बालो कल्याण चंद। टाइम पीरियड देखिए 1560 से 1568 तक इसका क्या है, टाइम पीरियड है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं हम। पहले कहानी देखते हैं कि भीष्मचंद्र के बाद जब राजा बना, जब भीष्मचंद्र राजा था तो इसकी कोई संतान नहीं थी। इसने एक पुत्र को गोद लिया, और ये आप इसका क्या था, दत्तक पुत्र जिसे हम कहते हैं, और उस पुत्र का नाम रखा बालो कल्याण चंद। कल्याण चंद्र उसका नाम पड़ा। अब देखिए होता क्या है, अभी तक चंद्रवंशों की राजधानी हमने देखा है उत्तराखंड में, जो कोने में एक जगह पड़ती है यहाँ पर, चंपावत। तो मैं आपको बता चुका हूं पिछले सीरीज में कि चंपावत इनकी राजधानी हुआ करती थी। ये काफी बॉर्डर पे थी, सीमा में लगी हुई थी, यहाँ पर नेपाल पड़ता था। तो यहाँ पर क्या होता था, राज दरबार में डेली षड्यंत्र रचे जाते थे और बाहरी आक्रमण का काफी डर बना रहता था। हमेशा याद रखिएगा, राजधानी हमेशा सेंटर में रखी जाती है, तभी देहरादून और गैरसैंण को राजधानी विवाद हमें देखने को मिलता है अभी भी। तो होता क्या है यहाँ पर, भीष्मचंद
एक घोषणा करता है। भीष्मचंद्र कहता है कि राजधानी हम चंपावत से कहां लेके जाएंगे, खगमरा कोट। कहां, खगमरा कोट, जिसको आप क्या कहते हैं, अल्मोड़ा, यही अल्मोड़ा शहर। तो ये कहता है चंपावत से राजधानी खगमरा कोट अल्मोड़ा ले जाई जाएगी, और ये राजधानी ले जाने के लिए क्या करता है, कार्य करना शुरू करता है। इसी दौरान क्या होता है, हमने यहां पर देखिए भीष्मचंद्र का टाइम पीरियड हमने देखा है 1560 तक का, ठीक है। तो इसी समय क्या होता है, इसके राज्य में एक सरदार होता है, खसिया सरदार, एक खसिया सरदार, उसका नाम होता है गजवा। तो ये खसिया सरदार गजवा धोखे से भीष्मचंद्र की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, ठीक है। धोखे से भीष्मचंद्र की हत्या कर लेता है और राज्य में कहीं ना कहीं अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। अब भीष्मचंद्र, तो देखो भीष्मचंद्र की तो हत्या हो गई, अब कैसे राजधानी बनेगी। यहां पर देखिए इस समय पर बालो कल्याण चंद्र कहां था। जब एक गजवा सरदार भीष्मचंद्र की हत्या करता है तो बालो कल्याण चंद्र गया होता है डोटी में, क्योंकि यहां क्या होता है, षड्यंत्र हो रहा होता है चंद्र राज्य के खिलाफ। तो इस षड्यंत्र को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए बालो कल्याण चंद्र गया होता है डोटी। जैसे ही कल्याण चंद्र को पता चलता है कि मेरे पिता भीष्मचंद्र की हत्या कर दी गई है गजवा सरदार के द्वारा, षड्यंत्र से, धोखे से, तो ये डोटी से फौरन लौटता है कहां, वापस, और इस गजवा सरदार को क्या कर देता है, इसकी हत्या करके इसको हरा देता है, अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है। जब ये गजवा सरदार को हराता है और फिर से क्या करता है, अपना राज्य स्थापित कर लेता है। अब इसके पिता की इच्छा थी कि राजधानी क्या करी जाए, स्थानांतरित करी जाए। तो पिता की इच्छा अनुसार 1563 में चंपावत से राजधानी कहां ले जाता है, खगमरा कोट स्थानांतरित करता है, जो कहां पड़ता है, यहीं पर ही फिर अल्मोड़ा शहर की स्थापना करता है। तो अल्मोड़ा शहर का श्रेय बसाने का श्रेय जाएगा कल्याण चंद्र को। राजधानी किसने स्थानांतरित करी, कल्याण चंद्र ने। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए कि चंपावत से राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा किसने की, तो आप आंसर देंगे भीष्मचंद्र, और स्थानांतरित करी किसने, तो आप आंसर देंगे आपका कल्याण चंद्र, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब इसने राजधानी स्थानांतरित करी और अपनी राजधानी कहां बना दी, खगमरा कोट। अब इस खगमरा कोट में राजधानी तो बना दी, लेकिन यहां क्या थी, जनता ज्यादा नहीं थी। तो इसने क्या करा, चंपावत में जो मैंने आपको पीछे बताया था, जोशी, मेहरा, फर्तियाल, ये लोग रहा करते थे। तो इन जोशी, मेहरा, फर्तियाल को इसने कहां बसाया, अल्मोड़ा में। चंपावत से इन लोगों को लेके आया और इनको अब जागीर प्रदान करी कहां की, अल्मोड़ा की, और अल्मोड़ा में इन लोगों को बसा दिया, ठीक है दोस्तों। तो अल्मोड़ा कौन लेके आया इनको, बालो कल्याण चंद्र लेके आया। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे चलकर क्या था, जो कल्याण चंद्र था ये बहुत ज्यादा क्या था आपका, साहसी राजा था, बहुत पराक्रमी राजा था। तो जब ये राजधानी ट्रांसफर कर रहा था, जब राजधानी स्थानांतरित कर रहा था, तो इसकी नजर में एक राज्य पड़ा, उस राज्य का नाम था गंगोली, ठीक है दोस्तों। जब इसने गंगोली राज्य में देखा तो इस गंगोली राज्य में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अव्यवस्था फैली हुई थी। तो इसको ये सुझाव आया, इसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं इस गंगोली राज्य में क्या करूं, आक्रमण कर लूं और इसको अपने अधीन कर लूं। तो इसने क्या करा, गंगोली पे आक्रमण कर दिया और गंगोली पे विजय प्राप्त कर ली। अब बात करते हैं गंगोली में राजा कौन हुआ करते थे। तो देखिए गंगोली राज्य था कहां, सरयू और रामगंगा नदी के बीच में, सरयू और रामगंगा नदी के बीच में स्थित था गंगोली राज्य। यहां राजा कौन हुआ करते थे, यहां के राजा हुआ करते थे मणकोटी राजा। क्वेश्चन पूछेगा मणकोटी राजा कहां राज्य करते थे, आप आंसर देंगे गंगोली में, ठीक है। और इस राज्य का मुख्यालय कहां हुआ करता था, इस राज्य का मुख्यालय हुआ करता था मणकोट में, ठीक है। तो गंगोली राजा, सरयू और रामनगर के बीच में गंगोली राज्य हुआ करता था, राज्य यहां करते थे मणकोटी राजा, और मुख्यालय हेडक्वार्टर था इस राज्य का मणकोट में। तो जिस समय इसने आक्रमण किया उस समय गंगोली का राजा कौन था, जिस समय इसने आक्रमण किया उसमें गंगोली का राजा कौन था, उसका नाम था नारायण। अब देखिए यहाँ पर आपका मणकोटी, गंगोली में, सरयू रामगंगा के बीच में गंगोली में राजा कौन, मणकोटी राजा, मुख्यालय आपका मणकोट में। और इस समय राजा कौन हुआ करता था यहाँ पर, गंगोली का नारायण चंद। जब इसने कल्याण चंद ने गंगोली पर आक्रमण किया और गंगोली पर विजय प्राप्त करी, तो ये नारायण चंद्र भागकर कहाँ चले गया, डोटी चले गया, और वहां इसने क्या ले ली, शरण ले ली। और इसी समय यहाँ पर आपका उप्रेती पंत, ठीक है, ये उप्रेती पंत जो थे ये मणकोटी गंगोली में रहा करते थे, मणकोट में। और इन उप्रेती पंतों को अपना कर्मचारी बना लिया किसने,
कल्याण चंद्र ने, और कहाँ ले गया इनको भी साथ में, अपने अल्मोड़ा ले गया। ठीक है दोस्तों, ये बात हमने करी गंगोली विजय की, जो एग्जाम के लिए दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, इसने फिर आगे चलकर दानपुर के क्षेत्र पर क्या करा, आक्रमण किया और इस क्षेत्र को भी जीत लिया। इसी के बीच में एक पॉइंट और है हमारा कि भैया कल्याण चंद्र ने दहेज में क्या मांगा, सीरा मांगा। अब देखिए थोड़ा सा पीछे चलिए, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और मैं आपको पीछे बता चुका हूं, मैंने आपको बताया था कि डोटी में आगे चलकर एक राजा आएगा जिसका नाम होगा मल्ल वंश के बारे में। जब मैंने आपको पीछे बताया था, मैंने बताया था एक शोभामल्ल नाम का एक राजा आएगा, और इस शोभामल्ल ने क्या किया था, चंदों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो देखिए एक राजा हुआ करता था यहाँ पर मल्ल, मैंने आपको पीछे बताया था कल्याण चंद्र ने संधि करी थी जब पिताजी की हत्या हुई थी भीष्म चंद्र की। तो देखिए शोभामल्ल ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराया, इस बालो कल्याण चंद्र के साथ, और इसका पुत्र हुआ करता था कौन, हरिमल। इस शोभामल्ल का पुत्र कौन था, हरिमल, और इसकी पुत्री की शादी किससे हुई, कल्याण चंद्र के साथ हुई। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा गया है कि दहेज में सीरा मांगा इसने। अब जो कल्याण चंद्र था ये काफी महत्वाकांक्षी था, ये अपने राज्य की सीमा का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहता था। तो इसने सोचा क्या इसने सीरा को जीतना चाहा, लेकिन सीरा में कौन राज करा करता था, सौं पे मल्ल राजा लोग हुआ करते थे। तो इसने क्या करा, इसकी जो पत्नी थी, अपनी पत्नी से कहा कि आप क्या करो, अपने भाई से, इनका भाई कौन, हरिमल से क्या मांगो, सीरा दहेज में मांग लो। तो जब इसकी पत्नी यानी इन्होंने हरिमल्ल अपने भाई से दहेज में सीरा मांगा, तो हरिमल्ल ने भी क्या करा, सीरा ना देकर क्या दे दिया दहेज में, सोर का क्षेत्र दे दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, सोर का क्षेत्र भी किसके पास आ गया, चंद्रवंशों के पास। चाहिए था सीरा, लेकिन हरिमल्ल ने सीरा के बदले क्या दिया दहेज में, सोर दिया। तो कहीं ना कहीं बालो कल्याण चंद्र की सीरा को जीतने की ख्वाहिश अधूरी रह गई, जो आगे चलकर इसका बेटा पूरा करेगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं हम, लाल मंडी किला बनवाया किसने, आपका कल्याण चंद्र ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए लाल मंडी किला इसने बनाया अल्मोड़ा की पलटन बाजार में 1563 में। लाल मंडी किला किसने बनाया, कल्याण चंद्र ने। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने किसके विषय में देखा, ये हमने देखा आपका बालो कल्याण चंद्र के विषय में। आगे चलकर देखिए क्या होता है। अब बालो कल्याण चंद्र 1568 में जब बालो कल्याण चंद्र की मृत्यु हो जाती है, तो बालो कल्याण चंद्र के बाद राजा कौन बनता है, आपका रुद्रचंद्र। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके विषय में, रुद्रचंद्र के विषय में। ठीक है दोस्तों, देखिए 1568 में यानी कि 1568 में राजा कौन बनता है, रुद्रचंद्र राजा बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका समकालीन राजा कौन था, अकबर था। ठीक है, जब ये राजा बनता है तो कहते हैं कि अल्पायु का था। तो इस समय क्या हुआ था, एक लखनऊ का सूबेदार हुआ करता था हुसैन खां टुकड़िया। हुसैन खां टुकड़िया ने क्या कर दिया, कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इस समय कहा जाता था कि कुमाऊं काफी समृद्ध है। और एक हुसैन खां टुकड़िया को सुनने में खबर मिली कि भैया कुमाऊं की जो मंदिर मूर्तियां होती हैं, जो मंदिर होते हैं, वो उसमें सोने और चांदी की ईंट लगी होती है। तो उसके लालच में हुसैन खां टुकड़िया ने अटैक कर दिया, कहाँ, आपका कुमाऊं में। ठीक है दोस्तों, और मंदिर मूर्तियों को तोड़ा। जब हुसैन खां टुकड़े ने अटैक किया तो यहाँ के कुमाऊं के लोग बड़े बड़े पहाड़ों में चले गए, वहां से पत्थर वगैरह बरसाने लगे इसके ऊपर, इसकी सेना के ऊपर। और तभी क्या हुआ, प्रकृति की कुछ वरदान कही है कि उत्तराखंड में, यहाँ कुमाऊं में भयंकर बारिश शुरू हो गई। जब भयंकर बारिश शुरू हुई तो हुसैन खां टुकड़िया को वापस जाना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल में इसने एक उम्मीद छुपाई थी कि मैं दोबारा से कहाँ आऊंगा, कुमाऊं आऊंगा। और फिर से 1575 में क्या करता है, कुमाऊं पर आक्रमण करता है, कुमाऊं पे आता है। लेकिन अपने पुराने घावों के कारण, जो नासूर हो चुके थे, पुराने घावों के कारण हुसैन खां टुकड़ी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही रुद्रचंद्र को पता चलता है कि हुसैन खां टुकड़िया की मृत्यु हो गई, ये क्या करता है, तराई भाबर के क्षेत्र में आक्रमण करवा देता है, और यहां जितने मुस्लिम थे, जो मुसलमान सैनिक वगैरह थे, उनको मार के भगाता है। अब जब अकबर, उसमें देखिए समकालीन राजा कौन था, मुगल बादशाह कौन था, सौ पे अकबर था दिल्ली में। अकबर को इस विषय में पता चलता है कि रुद्रचंद्र ने मुसलमानों को मार के भगा दिया है मुस्लिमों को। तो ये क्या करता है, इसके खिलाफ कहता है कि जाओ, एक सेना भेजता है और कहता है रुद्रचंद्र को पराजित करके आओ, उसको सबक सिखा के आओ। जैसे ही रुद्रचंद्र को इसके विषय में पता चलता है, सेना के आने से पहले रुद्रचंद्र किसके पास चले जाता है, अकबर के पास चले जाता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, अकबर से भेंट किस चंद्र के राजा ने की थी, आप आंसर देंगे रुद्रचंद्र ने। ठीक है दोस्तों, अब जब ये अकबर के पास जाता है तो यहां पर देखिए ये अकबर के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर जाता है। तो उसमें क्या क्या लेके जाता है, तिब्बती याक जिसको आप झुप्पू कहते हो, कस्तूरी,
और घोड़े, हिरोनों की खाल और कुछ ये इस प्रकार के तोहफे कौन लेके जाता है आपका? रुद्रचंद अकबर के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात ये उठती है कि हमें इसके विषय में कहाँ से जानकारी मिलती है कि रुद्रचंद ने अकबर से भेंट की। तो देखिए, जहांगीर जो था अकबर का पुत्र, उसने अपनी आत्मकथा तुझे के जहांगीरी में लिखा है, जहांगीर नाम भी कह सकते हैं, उसमें लिखा है कि लक्ष्मी चंद के पिता ने स्वर्गीय शाह की सेवा में उपस्थित होते समय राजा टोडरमल के पुत्र को उपस्थित रहने की प्रार्थना की थी। और लक्ष्मी चंद्र कौन था? इस रुद्रचंद्र का पुत्र। तो कहीं ना कहीं देखिए, जहांगीर कह रहा है कि लक्ष्मी चंद्र का पिता स्वर्गीय शाह से मिला। स्वर्गीय शाह मतलब आपका अकबर से। और किससे उसने प्रार्थना की थी? टोडरमल के पुत्र से। क्योंकि कहीं ना कहीं भय था कि अकबर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले ले, तो बीच में बीच बचाव करने के लिए किसको ले गया था? ये टोडरमल, जो अकबर का नवरत्न में से एक थे टोडरमल, उनके पुत्र को। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा देखिए, अकबर से जब मिला, इसने सारे गिफ्ट दिए, इसके विषय में एक जो राइटर था बदायूनी। देखिए, हमने बोला हुसैन खान टुकड़ी के अटैक के बारे में, इस अटैक के बारे में भी कौन बताता है हमको? बदायूनी एक राइटर था मुगल में, उसने लिखा है इसके बारे में, इस अटैक के बारे में। और इसके बारे में एक जहांगीर ने बताया और एक बदायूनी भी इसके बारे में बोलता है। बदायूनी बोलता है कि शिवालिक पहाड़ी से होता हुआ कुमाऊं का राजा लाहौर में बादशाह से मिलने आया था। तो देखिए, दो हमें यहां प्रमाण देखने को मिल गए रुद्रचंद्र और अकबर की भेंट के। देखिए, अकबर से जब इसने मुलाकात की तो अकबर इससे काफी प्रसन्न हुआ और इसको 84 माल की क्या दे दी? जागीर दे दी। 84 माल मतलब तराई भाबर का क्षेत्र। तो हमेशा याद रखिएगा, तराई भाबर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तराई भाबर के क्षेत्र को कहा जाता था 84 माल, क्योंकि यहाँ 84 लाख समथिंग यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता था। आगे चलिए, देखिए, रुद्रचंद के बीरबल के साथ काफी अच्छे संबंध थे। बीरबल का नाम आप सबने सुना होगा, वास्तविक नाम बीरबल का क्या है? महेश दास। तो बीरबल के साथ अच्छे संबंध थे और बीरबल के जो पुत्र वगैरह थे, बीरबल के पुत्रों को इसने अपना पुरोहित नियुक्ति किया था। किनको? बीरबल के पुत्र को। और माना जाता है कि जब तक चंद्रवंश का पतन नहीं हुआ तब तक बीरबल के जो पुत्र थे वो अल्मोड़ा आया करते थे प्रतिवर्ष दक्षिणा लेने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, किसने बीरबल के पुत्रों को क्या बनाया था? अपना पुरोहित बनाया था। तो आप आंसर देंगे रुद्रचंद ने, क्योंकि बीरबल से इसके अच्छे संबंध थे। अब देखिए, आगे चलिए। अब मैंने पीछे बोला था कि कल्याण चंद्र की ने सीरा पे अधिकार नहीं कर पाया था, दहेज मांगा था उसने। मैंने बोला था रुद्रचंद्र इस पर अधिकार करेगा। तो देखिए, होता है क्या है, जब रुद्रचंद्र क्या करता है, सीरा पर अधिकार करने के लिए सेना भेजता है। और इस समय राजा कौन होता है यहाँ का? हरिमल। सीरा में बैठा होता है मल्ल राजा हरिमल। तो काफी बार ये प्रयत्न करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। आखिर में क्या होता है, इसका एक प्रसिद्ध सेनापति होता है पुरुषपंत। ये सेनापति क्या करता है, मल्लों के किलों को चारों तरफ से घेर देता है। कौन? पुरुषपंत। और जो बाहर से आने वाली रसद क्या कर देता है? बंद करा देता है। जब किले के अंदर बाहर से अनाज वगैरह, राशन, रसद वगैरह सारी बंद हो जाती है तो इनको क्या करना पड़ता है? हथियार डालने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से पुरुषपंत की सहायता से, मुख्य भूमिका रही पुरुषपंत की, इसने सीरा को जीत लिया। सीरा को जीतने के बाद ही इसका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसने गढ़वाल की में अटैक कर दिया, यानी कि बधानगढ़ में। जब बधानगढ़ में इसने अटैक करवाया गढ़वाल के, तो यहां पर क्या होता है, देखिए, यहां पर राजा कौन थे गढ़वाल में? गढ़वाल में राजा हुआ करते थे पंवार राजा। इनके साथ युद्ध हुआ इनका। इस युद्ध में इसको विजय तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इसका जो सेनापति था पुरुषपंत बधानगढ़ के युद्ध में शहीद हो गया, मारा गया। तो बड़ा नुकसान हुआ इसका, इतना बहादुर सेनापति इसका मारा गया। तो ये बड़ा तिलमिला गया। इसको इतना गुस्सा आया कि इसने एक कत्यूरी राजा, एक क्या? कत्यूरी राजा सुखदेव की हत्या कर दी। कत्यूरी राजा सुखदेव की इसने क्या कर दी? हत्या कर दी। अब भैया, कत्यूरी राजा की हत्या क्यों करी? क्योंकि ये कत्यूरी राजा सुखदेव ने पंवार राज्य का साथ दिया था। किसमें? बधानगढ़ के युद्ध में। और पुरुषपंत मारा गया। देखो, तो इसको नुकसान हो गया इस युद्ध में, फायदा कुछ हुआ नहीं। तो इसने क्या करा? सुखदेव की हत्या कर दी। ये हमें देखने को मिलता है बधानगढ़ के युद्ध में। आगे चलिए, देखिए, इसकी सेना काफी सुसंगठित थी। नेक्स्ट, मल्ला महल, अल्मोड़ा में किला बनाया इसने, उस किले का नाम था मल्ला महल। ये सारे जितने किले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसने तराई के क्षेत्र में क्या करा? एक रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना की, क्योंकि तराई में बार बार अटैक होते थे रोहिल्लाओं के, तो उसके लिए एक गढ़ बनाना था सेना के लिए। तो इसने कहां बनाया? रुद्रपुर में। ठीक है, अपने नाम पे रुद्रपुर की स्थापना की। नेक्स्ट, विद्वानों को बहुत ज्यादा आश्रय देता था, विद्वानों को आश्रय देने वाला था, और स्वयं भी क्या था, एक ये बहुत बड़ा विद्वान था।
इसने देखिए कहीं कहीं पर लिखा गया है कि सैनिक शास्त्र रुद्रचंद्र ने लिखी है, लेकिन हम देखते हैं कि सैनिक शास्त्र एक रूपचंद्र नाम का राजा होता था चंद्रवंश का, उसने सैनिक शास्त्र लिखी थी। और सैनिक शास्त्र किसके ऊपर लिखी थी? ये सैनिक शास्त्र लिखी गई थी आखेट के ऊपर। आखेट मतलब शिकार के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, इसने एक पुस्तक लिखी, ये रुद्रचंद्र ने। उस पुस्तक का नाम था आपका, एक लिखी ऊषा रुद्र गोदिया, किसने? रुद्रचंद्र ने। और दूसरी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है रुद्रचंद्र की, उस पुस्तक का नाम है इसकी त्रिवेणिक धर्म निर्णय। ठीक है, त्रिवेणिक धर्म निर्णय इसने कैसे लिखी थी? देखिए, त्रिवेणिक धर्म निर्णय इसने जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के गोत्र तथा उनके पारस्परिक संबंधों का आंकलन करने के लिए उनको अंकित किया था। किसमें? त्रिवेणिक धर्म निर्णय में। सामाजिक व्यवस्था दिखाई थी इसने त्रिवेणिक धर्म निर्णय में। तो बहुत काफी प्रसिद्ध विद्वान रहा है। संस्कृत का प्रचार प्रसार किया इसने, संस्कृत को काफी पूज्य मानता था। और इस संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इसने राज्य के खर्चे से, किसके? राज्य के खर्चे से राज्य के युवाओं को कश्मीर और काशी भेजा। किस चीज के लिए? संस्कृत का अध्ययन करने के लिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रुद्रचंद्र ने संस्कृत का अध्ययन करने के लिए अपने राज्य के युवाओं को राज्य के खर्चे पर कहां भेजा? आपका कश्मीर और काशी भेजा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि भैया भूमाप और भू कर का निर्धारण किया इसने, और इसमें इसकी सहायता किसने करी? कुंवर शक्ति सिंह ने। कुंवर शक्ति सिंह कौन था? कुंवर शक्ति सिंह आपका रुद्रचंद्र का पुत्र था। रुद्रचंद्र का पुत्र था। और ये क्या था? नेत्रहीन था, आंखों से देखता नहीं था, अंधा था ये। कुंवर शक्ति सिंह इसका पुत्र, भूमाप में जिसने सहायता की। क्योंकि क्या था? भूमाप और भूकर्क में काफी आपका मेजरमेंट में काफी अच्छा था। नेक्स्ट, विद्वान ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई। जैसे गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण होते थे, वैसे इसने भी क्या करा? कुमाऊं में ब्राह्मणों की मंडली बनाई। नेक्स्ट देखिए, ओली ब्राह्मणों का एक वर्ग बनाया। अब ओली ब्राह्मणों को काम क्या था? जब ओले पढ़ते थे तो ओले पढ़ते समय थाली बजाकर सबको सचेत करना, सबको सतर्क करने का काम माना गया है। किनका? ओली ब्राह्मणों का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसने कुछ पद बनाए। गुरु, पुरोहित, वैद्य, ज्योतिष, पौराणिक, रागकोली, बाजदार, टमटा। टमटा जो क्या करते? तांबे का काम करते थे। इन पदों का निर्धारण किसने किया? आपका रुद्रचंद्र ने किया। नेक्स्ट, समान, ये तो इसने पद बनाए। जो बाकी बची जनता थी उसको इसने क्या कहा? पौड़ी 15 बिस्वा। पौड़ी 15 बिस्वा किसको कहा? सामान्य जनता को। नेक्स्ट देखिए, अनाज का छठा भाग इसने क्या करा? कर निर्धारित किया। मैंने आपको बताया था भूकर निर्धारित किया इसने भी। तो अनाज का छठा भाग इसने भूकर के रूप में निर्धारित किया। और इस अनाज के छठे भाग को राजधानी लाने के लिए कैनी खसों की नियुक्ति की। क्वेश्चन पूछेगा कैनी खसों की नियुक्ति किसने की? तो आप आंसर देंगे आपका रुद्रचंद्र ने। नेक्स्ट, घरों में कार्य सेवा हेतु, जो घर के घरेलू कार्य होते थे उनको करने के लिए इसने छयोड़े और छयोड़ियां की नियुक्ति की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। सीरा तथा डीडी हार्ट दस्तावेजों से हमें इसके राज्य विजय का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखिए, 1587 तक तो ये स्वतंत्र राज करता रहा, लेकिन 1587 के टाइम पे क्या हुआ? ये अकबर की अधीनता इसने स्वीकार कर ली। कहीं ना कहीं अकबर के अधीन रहकर ये क्या करने लगा? अपना राज्य संभालने लगा। तो ये हमने बात करी किसकी? आपका रुद्रचंद्र के विषय में। और हमने यहाँ देखा आपका कीर्तिचंद्र वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और उसमें फिर रुद्रचंद्र के आगे लक्ष्मीचंद्र वगैरह के बारे में भी देखेंगे। तो रुद्रचंद्र के विषय में देखा, रुद्रचंद्र काफी एक विजेता, अर्थशास्त्री, धर्म परायण और दानशील राजा हुआ करता था। ठीक है, इसका पिता सबके विषय में हमने देखा, कीर्तिचंद्र के विषय में। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से हम इतिहास को लेते हुए चल रहे हैं इसमें। देखिए, वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम थोड़ा बढ़िया तरीके से समझाते हुए चीजों को चल रहे हैं। ठीक है, इसको देखने के बाद आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप खाली वीडियो को देखिए, तरीके से हम चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो ज्यादा लंबी वीडियो है तो उसमें बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।